गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्राउनिन मोशन। देखो, ब्राउनिन मोशन क्या होता है कि जब भी आप गैस के अणुओं की गति के बारे में बात करते हो, उसकी गति के बारे में समझना चाहते हो, तो ब्राउनिन ने कुछ कॉन्सेप्ट दिया, एक प्रकार की थ्योरी दी। ब्राउनिन ने क्या किया कि उन्होंने फूल के जो परागकण होते हैं उनको जल में डाला और हाई इंटेंसिटी का प्रकाश डालकर माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा तो परागकण जो होते हैं वो जल में एक जिग-जैग प्रकार के पथ पे क्या लगातार गति करते रहते हैं। तो कणों की वो लगातार जो जिग-जैग मोशन है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनिन मोशन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा। कोई भी एक पात्र है, उसके अंदर हवा के कण है, हवा के कणों की जो कुल ऊर्जा होती है वो उनकी क्या होती है, गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। उस गतिज ऊर्जा के कारण वो अनियमित गति करते रहते हैं। ठीक है, तो कणों की उसी गति को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनिन मोशन कहते हैं। ठीक है, ब्राउनिन मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है कि ये जो गति होती है वो कंप्लीटली क्या होती है, अनियमित होती है। हम ये नहीं बता सकते कि कण इसके बाद कहाँ जाएगा और कैसे जाएगा। ठीक है, कण जितना छोटा होगा उसकी गति उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। आगे चीज समझ में। तीसरा, यदि कण की गति बहुत ज्यादा अधिक है कोई भी, तो उसकी शांता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब हम लिक्विड और गैसेस के बारे में बात करें तो लिक्विड के जो पार्टिकल है उनकी ब्राउनिन मोशन क्या होता है, कम होता है, और गैसेस में क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए गैसेस की शांता नेग्लिजिबल होती है, विस्कोसिटी। ठीक है, और एक ही तापमान पर समान आकार के दो कणों की गति जो है वो इक्वली होती है। क्लियर है। यदि आप बर्तन को हिला रहे हो, ठीक है, तो कणों की गति उस पर निर्भर नहीं करती है। ये ब्राउनिन के जो प्रैक्टिकल उन्होंने किया था उसके कुछ क्या है, फैक्ट्स हैं। ठीक है, और ये जो गति होती है वो कंटिन्यूस होती है और सेल्फ होती है, अपने आप होती है, कुछ और इस पे फैक्टर काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये सिंपली क्या है, ब्राउनिन मोशन है। अब हम ये जो प्रैक्टिकल है, एक प्रैक्टिकल है, उसकी हेल्प से हम एवोगाड्रो नंबर का कैलकुलेशन करेंगे। एवोगाड्रोस नंबर को कैलकुलेट। ठीक है, हम सबको पता है एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, जो हमें ये बताता है किसी भी पदार्थ के एक मोल के अंदर परमाणुओं या अणुओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो हम सपोज ये मेजरमेंट करते हैं कि किसी भी पात्र में हमने कोई गैस डाल रखी है। ठीक है, तो गुरुत्वीय बल के प्रभाव के अंदर हम उस पात्र की गैस में एक एकांक क्षेत्रफल यानी एरिया हम क्या लेंगे, यूनिट लेंगे। कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक सिलेंड्रिकल जो कॉलम है वो एज्यूम करना है। ठीक है, और उसका एज्यूम क्या करना है, नीचे से जेड हाइट से लेकर जेड प्लस डी जेड तक। यदि यूनिट एरिया है और हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक लेनी है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 इंटू डी जेड हो जाएगा। ठीक है, और हमने ये एज्यूम कर लिया कि उसके अंदर जो गैस है उसका घनत्व क्या है, रो है। तो इस पे गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा, जितना इसका भार क्या होगा, mg। ठीक है, अब एम क्या होता है, मास इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। वॉल्यूम को क्या लिखूंगा मैं, 1 डॉट डी जेड इंटू रो इंटू जी। तो एम जी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी रो डी जेड, सॉरी एम जी की वैल्यू। ये गुरुत्वाकर्षण बल उस कॉलम पे लगेगा। ठीक है, सेकंड चीज मैं एज्यूम कर लूं कि जेड पर जो प्रेशर है वो क्या है, P, और जेड प्लस डी जेड पे प्रेशर क्या है, P प्लस डी पी। तो प्रेशर डिफरेंस क्या पर बल क्या लगेगा, एरिया हम यूनिट ले रहे हैं तो यूनिट एरिया पे जो प्रेशर डिफरेंस होगा वही क्या होता है, फोर्स होता है। तो यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, P प्लस डी पी माइनस P, यानी वो फोर्स क्या हो जाएगा, डी पी। ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये दोनों फोर्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, या इन दोनों फोर्सेस का जो एडिशन है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो मैं सिंपली क्या कह सकता हूँ कि dp प्लस का g रो डी जेड इज इक्वल्स टू 0। तो dp इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का g रो डी जेड। माइनस का सिंबल यहाँ पे ये बता रहा है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे दाब क्या है, कम होता जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक
सिलेंड्रिकल कॉलम एज्यूम किया है किसी भी गैस के आयतन में, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, यूनिट है। यहाँ हाइट जेड है नीचे से लेकर यहाँ तक, और यहाँ क्या हो जाएगा जेड प्लस डी जेड। तो हम एक इस वॉल्यूम पे कितना भार लग रहा है और कितना दाब लग रहा है, ठीक है, उन दोनों फोर्सेस को हम क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम के अंदर लेके आ रहे हैं। तो हमारे पास फाइनली डीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का जी रो डी जेड, ठीक है। अब देखो, अब हम एज्यूम करें कि उस गैस का जो एक अणु है उसका द्रव्यमान तो क्या है, स्मॉल m, ठीक है, और एकांक आयतन में अणुओं की संख्या क्या है, स्मॉल n। स्मॉल m क्या है, एक अणु का द्रव्यमान, और एकांक आयतन में अणुओं की संख्या क्या है, n है। तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, mn, या फिर मैं m एकांक आयतन में परमाणु संख्या n है, तो यदि टोटल परमाणु n है तो मैं इसको n/v लिख सकता हूँ, यानी रो की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल m कैपिटल n/v। ये रो की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा तो dp की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, माइनस का mg कैपिटल N डिवाइडेड बाय कैपिटल V dz, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, एक अणु के लिए गैस की इक्वेशन क्या होती है, आदर्श गैस की इक्वेशन PV इक्वल्स टू RT। ये प्रीवियस इक्वेशन में अप्लाई कर देंगे तो dP/P इक्वल्स टू माइनस का mg कैपिटल N डिवाइडेड बाय RT ऑफ dz, हमारे पास ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्या करेंगे, हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे, इनिशियल प्रेशर P0, कहीं पे प्रेशर P है, इनिशियल डिस्टेंस Z0 और बाद की डिस्टेंस क्या है, Z है। इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दी तो 1/P dP का क्या होता है, log P, हम क्या लिखेंगे, log P, P0 अपर लिमिट और लोअर लिमिट। यहाँ पे क्या होगा, माइनस का mgn/RT कांस्टेंट है, dz का क्या होगा, z0 से लेकर z तक। इसको हम क्या लिखेंगे, log P माइनस log P नोट, तो log m माइनस n क्या होता है, log m/n, तो P/P नोट लिख सकता हूँ डायरेक्टली, इक्वल्स टू माइनस का mgn/RT z माइनस z नोट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला आ गया। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं तो लोग यदि यहाँ से हम रिमूव करेंगे तो ये जो कंप्लीट है वो एक्सपोनेंशियल की पावर में चला जाएगा। तो P इक्वल्स टू P नॉट e टू दी पावर माइनस का mgn/RT z माइनस z, हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और प्रति एकांक आयतन के लिए n नोट और n जो है वो P नोट और P के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे P का फॉर्मूला बना है, सिमिलरली वैसे किसका फॉर्मूला बन जाएगा, n नोट का, n नोट e टू दी पावर माइनस का mgn डिवाइडेड बाय RT z माइनस z नोट। इसको लॉ ऑफ एटमॉस्फेयर कहते हैं, लॉ ऑफ एटमॉस्फेयर कहेंगे, ठीक है। अब देखो अब हमें पता है कि जब वो अणु हैं वो किसी पात्र में होंगे तो उनका जो प्रभावी द्रव्यमान होगा, हमने प्रत्यास्थता वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, 4/3 πr³ d माइनस डी। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास कैपिटल N की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो कैपिटल N है, सिंपल से स्टेप पे सोल्व करने हैं। कैपिटल N इक्वल्स टू आ जाएगा 3RT डिवाइडेड बाय 4πr³ d माइनस d प्राइम इंटू जी z माइनस z नॉट log n नॉट अपॉन n, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम अवोगाद्रो नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।